ठीक है बच्चों, अब आ जाओ ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ इंडेफिनिट इंटीग्रल। इंडेफिनिट इंटीग्रल का क्या ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो सपोज डैट हमने एक फंक्शन ले लिया एफ एक्स। इसको समझने के लिए एक फंक्शन हमने एफ एक्स ले लिया विच इज इक्वल्स टू 2x²। 2x² एक हमने फंक्शन ले लिया, ठीक है। तो 2x² फंक्शन लिया तो यहाँ से हमें क्या पता चला, इस फंक्शन का इंडेफिनिट इंटीग्रल एफ एक्स जो फंक्शन है dx, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एफ एक्स फंक्शन क्या होगा 2x, इसका जो इंडेफिनिट इंटीग्रल क्या होगा x² प्लस सी। 2x का एंटी डेरिवेटिव क्या होगा x² होगा। देख लो x² को तुम डिफरेंशिएट करो तो क्या मिलेगा 2x मिलेगा। तो इंटीग्रल ऑफ 2x, इसका एंटी डेरिवेटिव क्या होगा x² प्लस सी, ठीक है। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सी क्या हमारा कांस्टेंट है। अब अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि ये x² प्लस सी किसे रिप्रेजेंट करता है, x² जो प्लस सी है ये किसे रिप्रेजेंट करता है, इसको तुम ऐसे सपोज डैट एक फंक्शन मान लो एफ सी ऑफ एक्स, ऐसे मान लिया। सी किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, रैंडम कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब मैं बोलूं कि इस एफ एक्स हमने क्या लिया था 2x, इसका क्या हो गया इंडेफिनिट इंटीग्रल एफ एक्स का, मीन्स 2x का इंडेफिनिट इंटीग्रल हमें क्या मिला, एक फंक्शन मिला एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ सी एक्स मिला। ये किसके इक्वल है, x² प्लस सी के इक्वल है। अब ये x² प्लस सी रिप्रेजेंट क्या करता है, ज्योमेट्रिकली क्या रिप्रेजेंट करता है, ये एक पैराबोला को रिप्रेजेंट करता है। जैसे मान लो कि ऐसे मैंने लिखा f(0x), इसको लिखने का क्या मतलब हो गया कि c का वैल्यू 0 डाल दो तो x², ये क्या हमारा एक पैराबोला है जिसका वर्टेक्स कहाँ है, वर्टेक्स ये पता होना चाहिए 0,0 है, ऑरिजिन है। अगर मैंने लिखा f यहाँ पे 1 और x लिखा तो ये क्या हो गया x² प्लस 1, ये भी एक पैराबोला है। इसका वर्टेक्स क्या है, इसका वर्टेक्स हो गया 0,1। अगर मैंने लिखा f ऑफ -1x, ये -1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, c का वैल्यू हमने -1 डाला तो हमें क्या मिला x² -1। ये क्या हमारा, ये भी एक पैराबोला है, इसका वर्टेक्स क्या है हमारा 0,-1। तो यहां से ऐसे करके इन्फानाइट पैराबोलाज आ जाएंगे, ठीक है। तो 2x का जो इंडेफिनिट इंटीग्रल है, सबसे पहली बात क्या है कि 2x का जो इंडेफिनिट इंटीग्रल है वो एक कर्व को रिप्रेजेंट नहीं करता है, किसी भी फंक्शन का। जैसे अभी हमने एक एग्जांपल लिया 2x, इसका जो इंडेफिनिट इंटीग्रल है वो एक कर्व, सिंगल कर्व को नहीं रिप्रेजेंट करेगा। वो कितने कर्व्स को रिप्रेजेंट करेगा, वो इन्फानाइट कर्व्स को रिप्रेजेंट करेगा। उन सब इन्फानाइट कर्व्स में क्या स्पेशलिटी होगी वो बता रहा हूं। जैसे कि हमने ना एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनाया, इसे थोड़ा समझने की कोशिश करो। एक पैराबोला हमने ऐसे ले लिया, ठीक है। इसका ओरिजिन क्या है, वर्टेक्स पे, तो ये वाला पैराबोला आ गया। अब ये अगर मैं x² प्लस 1 पैराबोला, ये पैराबोला ड्रॉ करूं तो ये तुम लोगों को पता होगा कि ये जो पैराबोला है ना, इस कर्व को 1 यूनिट ऊपर मैं शिफ्ट कर दूं, मतलब इसका भी वर्टेक्स का ओरिजिन पर। अब अगर मैं इसको ऊपर 1 यूनिट शिफ्ट करूंगा तो हमें क्या मिल जाएगा, ऐसे करके पैराबोला। ये पता होना चाहिए 9 क्लास से, ऐसे पैराबोला मिलेगा। अब इसका वर्टेक्स कहाँ हो जाएगा 1 पर, 0,1 पर इसका वर्टेक्स हो जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं x², ये हमें पैराबोला क्या मिला, ये हमें पैराबोला मिला x² वाला। ये हमें एक पैराबोला क्या मिला x² प्लस 1 का। अगर मैं x² प्लस 2, यहाँ पे अगर मैं c का वैल्यू ना 2 डाल दूं तो हमें क्या मिल जाएगा x² प्लस 2। तो वो पैराबोला क्या होगा, ऐसे बोल लो, या तो तुम बोलो कि इस पैराबोला को y एक्सिस के लॉन्ग 2 यूनिट ऊपर शिफ्ट कर दो, या इस पैराबोला को 1 यूनिट ऊपर शिफ्ट कर दो। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0,2। अब अगर मैं ये पैराबोला बनाऊं x² -1 तो क्या होगा, ये इस जो ऑरिजिन पे है ना पैराबोला, इसको मैं क्या करूं 1 यूनिट नीचे शिफ्ट कर दूं तो ये पैराबोला बन जाएगा। ऐसे करके पैराबोला बनेगा। इसका ये पॉइंट क्या हो जाएगा 0,-1, ठीक है। अब अगर मैं c का वैल्यू यहाँ पे -2 लूँ तो ये पैराबोला आ जाएगा। ऐसे करके, ऐसे करके कितने कर्व्स बनेंगे, ऐसे करके तो इन्फानाइट कर्व्स बन जाएंगे ना। फिर एक पैराबोला ये आ जाएगा ऐसे करके, ठीक है। ये सारे पैराबोला देखने में थोड़ा सा बड़ा हो गया, बट ये सारे पैराबोला को ऐसे करोगे ना, सबका
सेम साइज शेप है, सब सेम है, ठीक है। अब ये जितने कर्व्स देख रहे हो ना तुम, ये जो भी कर्व्स देख रहे हो, ये जो इन्फिनाइट पैराबोलास देख रहे हो, ऐसे करके ये पैराबोला कहाँ जाएगा, पूरा नीचे तक जाएगा माइनस इन्फिनिटी तक, ये कहाँ तक जाएगा, ऐसे ऊपर तक जाएगा प्लस इन्फिनिटी तक। ये जो भी पैराबोलास देख रहे हो इसे हम क्या बोलते हैं, फैमिली ऑफ पैराबोलास। ये हमारा क्या फैमिली ऑफ पैराबोला है। एक्चुअली ये पूरा इन्फिनाइट जो पैराबोलास है किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है इस फंक्शन जो 2x है ना, इस फंक्शन के एंटी डेरिवेटिव्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, इस 2x फंक्शन के एंटी डेरिवेटिव के कर्व्स को। इस 2x फंक्शन का एंटी डेरिवेटिव क्या है यार, यही है ना, ऐसे ही तो लिखते हैं 2x फंक्शन के एंटी डेरिवेटिव को। हमें क्या मिला, एक्स स्क्वायर प्लस सी। अब इस एक्स स्क्वायर प्लस सी, ये तो इन्फिनाइट पैराबोलास को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब इस 2x का जो एंटी डेरिवेटिव है वो क्या कर रहा है, वो एक इन्फिनाइट पैराबोलास के कर्व को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब वो सब पैराबोला में स्पेशलिटी क्या है कि अगर मैं सी का वैल्यू यहाँ पे हाफ डालूँ ना, तो ये जो ओरिजिन वाला पैराबोला है इसको हाफ यूनिट ऊपर शिफ्ट कर दूँ। सी का वैल्यू अगर मैं माइनस निगेटिव डालता हूँ तो जो भी सी का वैल्यू डालता हूँ उतने यूनिट से ये जो ओरिजिन पे पैराबोला है जो एक्स स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर पैराबोला है, इसको उतने ही यूनिट से नीचे शिफ्ट कर दो। अगर सी का निगेटिव वैल्यू लेते हो तो उतने ही यूनिट से नीचे शिफ्ट कर दो, और सी का पॉजिटिव वैल्यू लेते हो तो उतने ही यूनिट से ऊपर शिफ्ट कर दो। ये पैराबोला क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2। इस पैराबोला को हम क्या बोलेंगे, इस पैराबोला को हम बोलेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये हमारा कौन सा पैराबोला है, सॉरी दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये पैराबोला है, यहाँ पे पॉइंट -2 आ गया, ये पॉइंट -3 हो गया। ये पैराबोला क्या हमारा, ये पैराबोला एक्स स्क्वायर माइनस 1, और ये पैराबोला क्या है देख लो, एक्स स्क्वायर -2, और ये पैराबोला क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर -3 एंड सो ऑन। ऐसे नीचे भी इन्फिनाइट आएगा, ऊपर भी इन्फिनाइट आएगा। अभी तक तो ये पता चला। अब मैं क्या करता हूँ, कोई भी लाइन ड्रॉ करता हूँ विच इज पैरेलल टू वाई एक्सेस। एनी लाइन मैंने ड्रॉ किया यहाँ पे, देखो पैरेलल टू वाई एक्सेस, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये लाइन जो है इसको मैंने बोल दिया एक्स इज इक्वल्स टू ए लाइन। तो इस पॉइंट का, ये पॉइंट, इस पॉइंट का, ये जो लाइन एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करेगा, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट a,0 होगा। कोई भी लाइन ड्रॉ करो, एनी लाइन विच इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, जो वाई एक्सिस के पैरेलल हो, चाहे वो, अगर मैंने ए को पॉजिटिव माना तो ये लाइन क्या होगा, ओरिजिन के राइट साइड पे होगा। ए को निगेटिव मानेंगे तो ये लाइन ओरिजिन के लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगा। ए को 0 मानेंगे तो ये यही वाई एक्सिस, ये जो लाइन है ना, ये लाइन वाई एक्सिस बन जाएगा, ठीक है। तो हमने एक लाइन ड्रॉ किया पैरेलल टू वाई एक्सिस। अब तुम देखो क्या कि ये जो लाइन है ना पैरेलल टू वाई एक्सिस, ये सारे इन्फिनाइट कर्व्स को किस पे, एक इस पॉइंट पे कट कर रहा है, इस पॉइंट पे टेंजेंट बनाओ। एक इस पॉइंट पे कट कर रहा है, मैं रेड से टेंजेंट बनाता हूँ। इस पॉइंट पे टच कर रहा है, यहाँ पे एक टेंजेंट बनाया हमने। फिर इस पॉइंट पे कट कर रहा है, यहाँ पे एक टेंजेंट बनाया। फिर इस पॉइंट पे कट कर रहा है ये लाइन, यहाँ पे एक हमने टेंजेंट ड्रॉ किया। फिर यहाँ पे है, यहाँ पे हमने टेंजेंट ड्रॉ किया। यहाँ पे कट किया, यहाँ पे एक हमने टेंजेंट ड्रॉ किया। अब टेंजेंट ड्रॉ करने से ही हमें पता चल रहा है ये पैराबोला, ये टेंजेंट है। टेंजेंट ड्रॉ करने से ही हमें पता क्या चल रहा है कि ये सारे टेंजेंट्स पैरेलल हैं, और पैरेलल है। इस पॉइंट को हमने बोल दिया P ऑफ 2 पॉइंट। इस पॉइंट को हमने क्या बोल दिया, P ऑफ 2। बस नंबरिंग देने का ये मतलब है कि ये उस पैराबोला को कट कर रहा है, ये पॉइंट है उस पैराबोला को कट कर रहा है जिसका वर्टेक्स 0,2 पे है। इस पॉइंट को हमने क्या बोल दिया, P ऑफ 1, ठीक है। इस पॉइंट को हमने क्या बोल दिया, P ऑफ 0। इस पॉइंट को हमने क्या बोल दिया, P ऑफ -1। इस पॉइंट को बोल दिया P ऑफ -2। इस पॉइंट को बोल दिया P ऑफ -3। अब ये जो पॉइंट है ना P0, P1, P2 ऐसे करके ऊपर कहाँ तक चला जाएगा, P3, P4 करके इन्फिनिटी की ओर जाने लगेगा, तो ऊपर पैराबोला जाएगा, नीचे भी पैराबोला जाएगा, -1, -2 ऐसे होगा। अब इन सारे पॉइंट पे ये जो टेंजेंट्स है ना, ये पैरेलल है और इनका स्लोप इक्वल है। अब कैसे, वो मैं ऐसे बताता हूँ। देखो सबसे पहले ये कर्व्स इनफाइनाइट कर्व्स है, इन सारे कर्व्स का इक्वेशन क्या है, ये इक्वेशन है। अब इस कर्व को तुम d ऑफ dx, इसको डिफरेंशिएट करो। इसका मतलब है किसे डिफरेंशिएट करोगे, इसको डिफरेंशिएट करोगे, एक्स स्क्वायर प्लस सी को डिफरेंशिएट करोगे, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा 2x के। c का डेरिवेटिव तो 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2a हो जाएगा। अब तुम निकालो d ऑफ dx एट x इज इक्वल्स टू a पर।
क्या मिलेगा हमें 2a। डी ऑफ डी एक्स सॉरी किसका निकालना है, एफ ऑफ सी एक्स का, सॉरी डी ऑफ डी एक्स निकालो, किसका, इसका निकालो, एफ सी एक्स का, किस पर, x इज इक्वल्स टू 2a पर। तो इसका डेरिवेटिव हमें क्या मिला, 2x मिला ना, तो x इज इक्वल्स टू a पर, नॉट 2a पर, x इज इक्वल्स टू a पर अगर हम डेरिवेटिव निकालें तो हमें क्या मिलेगा, यहां डाल देंगे x का वैल्यू है तो 2a। इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि इस फंक्शन के क्रॉसपॉन्डिंग जितने भी कर्व हैं, इनफाइनाइट कर्व्स हैं, उन सारे इनफाइनाइट कर्व्स के टेंजेंट का स्लोप किस पॉइंट पर, x इज इक्वल टू a पर, 2a के इक्वल है। समझ में आ रही है बात। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, P2 का कोऑर्डिनेट क्या होगा, इस P2 का कोऑर्डिनेट होगा यहाँ पे ये पॉइंट क्या है, a,0, तो ये पॉइंट क्या होगा, ये कौन से कर्व पे है, x² + 2 पर, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा a, इसको हमने क्या बोला, कौन सा कर्व बोला है, इसको हमने f2a, ये होगा ना, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बता रहा हूं, ये हमारा क्या f2a है ना, इसको हमने क्या बोला, x² + c को f ऑफ सी एक्स बोला, तो अगर मैं c का वैल्यू 2 डालूंगा तो क्या हो जाएगा, f2x किसके इक्वल होगा, x² + 2 के इक्वल, ये x² + 2 का इक्वेशन है ना। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट यही तो होगा a, f1a, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, a, f0a, ये सब पॉइंट है ना, p ऑफ -1, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, a, f ऑफ -1a, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, a, f ऑफ -2a, ठीक है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट a, f ऑफ -3a। ऐसे ही निकालते हैं ना, किसी पॉइंट पर हमें पता है ना कि हमारा कोई कर्व ऐसे करके कर्व है, ये पॉइंट a है, इस कर्व का इक्वेशन है y इज इक्वल्स टू fx, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होता है, a, f ऑफ a होता है, यही होता है ना इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पे इस पॉइंट, ये पॉइंट कौन से कर्व पे, x² + 2 पे है ना, और x² + 2 कर्व को हमने क्या बोला है, f2x बोला है ना कर्व, यहाँ पे x का वैल्यू सॉरी c का वैल्यू 2 डाल दो, तो a, y कोऑर्डिनेट क्या होगा, f2a। तो ये सब तो आ गया। यहाँ से कहने का ये मतलब है कि ये जितने भी पॉइंट्स है ना, इन सारे पॉइंट्स पर जो हमारा टेंजेंट है वो पैरेलल होगा। क्यों, बिकॉज सबका स्लोप 2a है। हमें पता है कि अगर किसी भी दो टेंजेंट का स्लोप इक्वल मिले तो वो टेंजेंट क्या हो जाता है, पैरेलल हो जाता है। ठीक है, तो कहने का ये मतलब है कि किसी भी फंक्शन का जो इंडेफिनिट इंटीग्रल है वो क्या करता है, वो फैमिली ऑफ कर्व्स को रिप्रेजेंट करता है, एक कर्व को नहीं, ये फैमिली ऑफ कर्व्स है। और उन फैमिली ऑफ कर्व्स में क्या स्पेशलिटी है कि अगर तुमने कोई भी लाइन ड्रॉ किया विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो वो जो लाइन इन पूरे फैमिली ऑफ कर्व्स को जिस पॉइंट पर कट करेगी, यही इंडेफिनिट इंटीग्रल्स का ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है। सबसे पहले किसी भी फंक्शन का जो इंडेफिनिट इंटीग्रल होता है वो एक फैमिली ऑफ कर्व, ये हमारा फैमिली ऑफ कर्व है, फैमिली ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट करता है, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि हम लोग क्या करें कि अगर हमने एक लाइन ड्रॉ किया विच इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें विच इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो वो फैमिली ऑफ कर्व्स को कहाँ कट करेगा, इनफाइनाइट पॉइंट्स पे कट करेगा। और वो स्ट्रेट लाइन जो वाई एक्सिस के पैरेलल है, जिस जिस पॉइंट पर कर्व को कट करेगा उन सारे पॉइंट्स पर जो टेंजेंट होगा वो आपस में पैरेलल होगा, और पैरेलल होगा तो स्लोप इक्वल होगा। यही कहानी है। ठीक है, ये आगे बात समझ में। अब बच्चों आते हैं सम प्रॉपर्टीज ऑफ इंडेफिनिट इंटीग्रल्स। अब कुछ इंडेफिनिट इंटीग्रल्स का प्रॉपर्टी देखेंगे, प्रॉपर्टी देखने के बाद फिर कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है बच्चों, सबसे पहला जो प्रॉपर्टी है कि वो क्या है कि ये ऑलरेडी हमने पढ़ रखा है कि इंडेफिनिट, ये जो डिफरेंशिएशन और जो इंटीग्रेशन है वो एक दूसरे का इन्वर्स है। ठीक है, इन्वर्स बोलने का क्या मतलब है कि अगर डी ऑफ डी एक्स लिया हमने और यहाँ पे इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स लिया, ठीक है, ये एफ एक्स के इक्वल होगा, एक ये, एंड ये भी सही है। दूसरा प्रॉपर्टी क्या है, अगर हमने इंटीग्रल ऑफ एफ डैश एक्स डी एक्स लिया तो ये एफ एक्स प्लस सी के इक्वल होगा, वेयर सी बिलोंग्स टू आर। इसको याद रखने के लिए तुम ऐसे बोल सकते हो ना कि डेरिवेटिव और इंटीग्रल कैंसिल हो जाएगा।
जैसे याद रखने के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ, मतलब ये सही करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, याद रखने के लिए। डेरिवेटिव है ना इंटीग्रल, इसको कट कट कर दो, ये dx को भी उड़ा दो तो fx आ जाएगा। फिर यहाँ पे इंटीग्रल है, डेरिवेटिव है, ये क्या है हमारा, अच्छा इंटीग्रल के अंदर डेरिवेटिव, इंटीग्रल है ना, इसके अंदर डेरिवेटिव एफ डैश एक्स क्या है हमारा, डेरिवेटिव है ना, तो इंटीग्रल और डेरिवेटिव कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, एफ एक्स बचेगा। बट यहाँ पे स्टार्टिंग में इंटीग्रल है तो एक कांस्टेंट भी आएगा, ठीक है। इंटीग्रल और डेरिवेटिव कैंसिल हो जाता है, एज ए याद रखने के लिए। प्रूफ चलो कर देता हूँ, प्रूफ भी देख लो। मान लेते हैं कि जैसे हमने बोल लेते हैं कि लेट हमने मान लिया एफ बी एंटी डेरिवेटिव, एंटी डेरिवेटिव ऑफ एफ, इसका एंटी डेरिवेटिव है। तो हमें अगर कैपिटल एफ फंक्शन जो है ये एंटी डेरिवेटिव है स्मॉल एक्स फंक्शन का, तो ऐसा होगा, ये ट्रू है ना, मतलब कैपिटल एफ फंक्शन को हम अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें स्मॉल एफ फंक्शन मिलेगा। तो ये क्या इंप्लाई कर रहा है, यहाँ से हमें पता है ना कि डेरिवेटिव, ये तो ऑलरेडी बता रखा है, इधर जाता है तो क्या बनता है, इंटीग्रल बन जाता है। तो ये हमें क्या मिलेगा, इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स किसके इक्वल मिलेगा, यहाँ पे ये गया तो इधर इंटीग्रल, ये बचा एफ एक्स फंक्शन अकेला, इसमें सी ऐड कर देंगे, ठीक है, ऐसे हो गया। अब इसको तुम यहां से हमें मिल गया, हमें क्या प्रूफ करना है, इंटीग्रल, अच्छा डेरिवेटिव भी प्रूफ करना है। तो एफ एक्स का वैल्यू क्या है भाई, यहां से देखो, अब इसको तुम ऐसे लिख सकते हो, मैंने एक काम करता है, अच्छा ठीक तो है, अब दोनों साइड ना ये फंक्शन इक्वल है, दोनों साइड में डेरिवेटिव ले लेता हूं, तो इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स हो गया, ये यहां भी डेरिवेटिव ले लिया डी ऑफ डी एक्स, ये क्या हो जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस सी, ये इसको हम क्या लिख सकते हैं डी ऑफ डी एक्स, इसको लिखा है एफ ऑफ एक्स प्लस डी ऑफ डी एक्स, ये तो डेरिवेटिव में आता है ना। अब ये इसको हमने दोनों साइड डेरिवेटिव ले लिया तो क्या हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव प्लस सी, तो ये तो कांस्टेंट हो गया, सी का डेरिवेटिव 0, तो हमें क्या मिला डी ऑफ डी एक्स, क्या हुआ इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स, ये किसके इक्वल हो गया, ये इक्वल हो गया, इसका वैल्यू क्या है, ये तो 0 हो गया, ये तो हमारा 0 हो गया, इसका वैल्यू क्या है स्टार्टिंग में एफ एक्स है, तो ये हो गया एफ एक्स, तो ये हमारा प्रूफ हो गया, ठीक है ना, ये था ना ये रिजल्ट, ये प्रूफ हो गया। अब आ जाते हैं इस रिजल्ट पे, ठीक है, इस रिजल्ट में क्या बोल रहा है भाई ये, अच्छा ठीक है, तो ये हमारा पहला रिजल्ट ये वाला हो गया प्रूफ। अगेन इसमें आ जाओ, अगेन हम ऐसे लिख सकते हैं एफ डैश एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, एफ डैश एक्स को लिख सकते हैं डी डी एक्स एफ एक्स, ये तो दोनों एक ही बात लिखा हुआ है, ठीक है। अब फिर हमने क्या पढ़ा है, ये डेरिवेटिव इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, इंटीग्रल बन जाएगा, तो यहाँ इसको गए तो इंटीग्रल ऑफ एफ डैश एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एफ एक्स, बस यहाँ पे इसको अकेला एफ एक्स नहीं छोड़ेंगे, सी भी ऐड कर देंगे, तो ये हो गया प्रूफ, ये तो एक ही लाइन में हो गया प्रूफ। तो ये हमारा था फर्स्ट प्रूफ प्रॉपर्टीज ऑफ इंडेफिनिट इंटीग्रल में। अब बच्चों आते हैं सेकेंड प्रॉपर्टी पे, ठीक है बच्चों, अब आ जाओ सेकेंड जो हमारा प्रॉपर्टी है, टू इंडेफिनिट इंटीग्रल्स विद द सेम डेरिवेटिव्स लेड टू द सेम फैमिली ऑफ कर्व्स एंड सो दे आर इक्विवेलेंट। इसका क्या मतलब है कि अगर हमारे पास दो इंडेफिनिट इंटीग्रल है जिसका डेरिवेटिव सेम है, वो सेम फैमिली ऑफ कर्व्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो दोनों इक्विवेलेंट है। कहने का ये मतलब है कि हमारे पास, इसको ऐसे देखो, सबसे पहले ये बोल रहा है कि हमारे पास दो इंटीग्रल्स हैं, मान लेते हैं, उससे भी पहले इसका प्रूफ क्या है, इसको प्रूफ मान लेता हूं, मान लेते हैं कि लेट एफ एंड जी बी टू फंक्शंस। देखो क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनो, क्या बोल रहा है कि हमारे पास दो इंटीग्रल्स हैं, उन दोनों इंटीग्रल्स का डेरिवेटिव सेम है, तो वो दोनों उसका डेरिवेटिव नहीं बोल रहा है, दो इंटीग्रल्स का डेरिवेटिव सेम है, तो दोनों इंटीग्रल्स जो है ना सेम फैमिली ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट करेगा, तो इक्विवेलेंट होगा। इसका मतलब हमने मान लिया कि सपोज दैट एफ एंड जी टू फंक्शंस हो गया, तो इस एफ फंक्शन का इंटीग्रल क्या होगा, एफ एक्स
इसके इंटीग्रल का डेरिवेटिव, एफ एक्स जो एफ फंक्शन है ना, इसके इंटीग्रल का डेरिवेटिव, और जी फंक्शन का इंटीग्रल क्या होगा, इंटीग्रल यही तो होगा जी एक्स डी एक्स, इसका डेरिवेटिव इक्वल है। तो बोल क्या रहा है कि ये दोनों एफ फंक्शन, ये जो दोनों इंटीग्रल्स है, ये इंटीग्रल्स किसे रिप्रेजेंट करेगा, एक फैमिली ऑफ कर्व्स को रिप्रेजेंट करेगा। तो वो दोनों फैमिली ऑफ कर्व्स आइडेंटिकल है। बहुत ही सिंपल सी बात है, ये बहुत सिंपल लॉजिक है। ठीक है, क्या बोला, दो फंक्शन के इंटीग्रल का डेरिवेटिव सेम है, तो दोनों इंटीग्रल्स हैं, वो दोनों इंटीग्रल सेम फैमिली ऑफ कर्व्स को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये तो गिवन है, ये तो क्वेश्चन में ही गिवन है। इसको तुम इधर ले आओ, इसको तुम ऐसे लिख सकते हो, डी ऑफ डी एक्स इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स माइनस डी ऑफ डी एक्स इंटीग्रल ऑफ जी एक्स डी एक्स। इसको लेफ्ट हैंड साइड पे ले गए, इसको ज़ीरो कर दिया। तो ये क्या लिखा है, ये तो एक फंक्शन है ना, ये भी एक फंक्शन है। चलो सॉरी, थोड़ा आराम से लिखते हैं, डी ऑफ डी एक्स, ये इसको रहने दिया, मान लो कि इसको ब्रैकेट में डाल देते हैं, एफ एक्स डी एक्स, इसको इधर लेके आए तो क्या हो गया, डी ऑफ डी एक्स, ये क्या हो गया, इंटीग्रल ऑफ जी एक्स डी एक्स, ऐसे ले गए इज इक्वल्स टू ज़ीरो। हमें पता है ना कि जैसे कि ये पता है ना, डी ऑफ डी एक्स एफ माइनस जी, इसको हम क्या लिख सकते हैं, डी ऑफ डी एक्स एफ फंक्शन का डेरिवेटिव और डी ऑफ डी एक्स जी फंक्शन का डेरिवेटिव, ऐसे लिख सकते हैं। तो इसी फॉर्मूला को रिवर्स यहाँ भी लगा सकते हैं, तो रिवर्स लगा दिया फॉर्मूला, तो ये क्या हो जाएगा, डी ऑफ डी एक्स, और ये हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ, एक तो फंक्शन है एफ एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रल ऑफ जी एक्स डी एक्स, रिवर्स लगा दिया फॉर्मूला। अब ये तो एक फंक्शन है, क्या दे रखा है कि इस फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो है। इसका मतलब अगर किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो तो वो फंक्शन क्या हो, कांस्टेंट होगा। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि हमें पता है ना, अगर किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो हो जाए तो वो फंक्शन क्या होगा, मतलब कि ये जो फंक्शन दे रखा है ना अंदर, ये जो अंदर फंक्शन दे रखा है, ये क्या होगा, एक कांस्टेंट होगा। तो ये क्या हो गया, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ जी एक्स डी एक्स प्लस सी, ऐसे लिख सकते हैं। कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये जो एफ एक्स डी एक्स है, ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है बताओ, एक फैमिली ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ये भी एक फैमिली ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये दोनों ऑफ फैमिली ऑफ कर्व्स है ना, आइडेंटिकल है। मतलब आइडेंटिकल बोलने का मतलब कि सेम है, इक्वल है। आइडेंटिकल इक्वल एक्चुअली में होता नहीं है, आइडेंटिकल और इक्वल मतलब देखने में अलग अलग लगेगा, बट दोनों से इस इंटीग्रल के जो फैमिली ऑफ कर्व से जो कर्व आएगा और इस इंटीग्रल के फैमिली ऑफ कर्व से जो कर्व आएगा, वो दोनों कर्व सेम ही आएगा। फॉर्म देखने में अलग लगेगा बट कर्व सेम ही आएगा। जैसे इसके फैमिली ऑफ कर्व्स को हम क्या लिख सकते हैं, जैसे ये इंटीग्रल ऑफ, इसको हमने ऐसे माना एफ एक्स डी एक्स, इसके क्रॉसपॉन्डिंग जो फैमिली ऑफ कर्व्स है उसको हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। मान लो इसके क्रॉसपॉन्डिंग फैमिली ऑफ कर्व्स हमें मिल गया एफ ऑफ एक्स प्लस सी वन ले लिया, ठीक है। एंड ये तो फैमिली ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट करता ऑलरेडी बता रखा है। और ये इसके क्रॉसपॉन्डिंग जो फैमिली ऑफ कर्व है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, जी ऑफ एक्स प्लस सी टू, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये जो हमारा, और ये दोनों यहां से जो कर्व आएगा, यहां से जो कर्व आएगा वो सेम ही आएगा। कैसे सेम आएगा वो बता दे रहा हूं, वो तुम ऐसे देखो। ये क्या है हमारा, ये कैपिटल एफ एक्स क्या है, इस एफ फंक्शन का एंटी डेरिवेटिव है। अब ये थोड़ा समझना पड़ेगा, इसका मतलब कि ये एफ फंक्शन का एंटी डेरिवेटिव है ना। तो अगर ये एफ फंक्शन का एंटी डेरिवेटिव है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस फंक्शन को अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूं, इस फंक्शन को अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूं तो क्या होगा, अच्छा ये हमारा जो एफ ऑफ एक्स है ये इस फंक्शन का एंटी डेरिवेटिव है। तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, इसे मैं
ऐसे लिख सकता हूँ, इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स प्लस C1 इसके एंटी डेरिवेटिव, एंड इसको देखो, ये जो हमारा लिखा है ना इंटीग्रल ऑफ जी एक्स डी एक्स, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इंटीग्रल ऑफ जी एक्स डी एक्स प्लस C2। देखो कैसे, ये हमारा एफ एक्स किस इस फंक्शन के एंटी डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, और ये भी पूरा किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी तो इसी फंक्शन एफ एक्स फंक्शन के इनफाइनाइट एंटी डेरिवेटिव्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और ये जो एफ एक्स है क्या, एक फंक्शन, जैसे इसको ऐसे देखो, हम लोग ऐसे ही करते थे ना, डी ऑफ डी एक्स एफ एक्स लेते थे तो हमें क्या मिलता था, हम ऐसे बोलते थे एफ एक्स के इक्वल है, ठीक है। तो यहां से हम क्या बोलते थे, डी ऑफ डी एक्स, इस फंक्शन का डेरिवेटिव ले लेता हूं मैं एफ एक्स प्लस सी, ये भी एफ एक्स के इक्वल होगा, ठीक है। तो अब ये जो एफ एक्स है इसके इनफाइनाइट एंटी डेरिवेटिव को हम क्या बोलते थे, बस थोड़ा आगे पीछे ये एफ एक्स प्लस सी ऐसे लिख लेते थे, ठीक है। अब ये भी तो हमारा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको तुम यहां से अगर इधर से देखोगे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एफ एक्स को ऐसे नहीं लिख सकते, इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, ऐसे नहीं लिख सकते, ये लिख सकते हैं ना। तो इसकी जगह या ऐसे लिख लो इसको, या फिर तुम ऐसे बोल लो इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स लिख लो प्लस सी लिख लो, ऐसे लिख लो, बात तो बराबर ही है। तो यहां पे ऐसे लिख लिया इसको दोनों को। अब तुम ऐसे देखो, ये एफ एक्स डी एक्स इसको रहने दिया प्लस C1 रहने दिया, एंड ये क्या हमारा जी एक्स डी एक्स है, जी एक्स डी एक्स की जगह क्या लिख सकता हूं यार, अच्छा जी एक्स डी एक्स की जगह बताओ क्या लिख सकता हूं, एफ एक्स डी एक्स माइनस सी लिख सकता हूं, इसकी जगह मैं लिख सकता हूं जी एक्स डी एक्स की जगह इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स, यहां इधर आ जाएगा, पहले C2 को डाल दिया और उसके बाद माइनस सी, तो C2 माइनस सी भी तो एक कांस्टेंट है ना, तो C2 माइनस सी को भी तो तुम C2 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, C2 माइनस सी भी तो कांस्टेंट है। समझ में आ रहा है क्या किया, ये इंटीग्रल ऑफ जी एक्स डी एक्स को क्या लिखा, इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स माइनस सी लिखा, तो एफ एक्स डी एक्स यहाँ माइनस सी, C2 को पहले लिख दिया, तो ये भी तो एक कांस्टेंट है, तो ये देख लो ना, ये भी यहाँ पे ये कांस्टेंट C1 भी है यहाँ पे कांस्टेंट, इसको भी C1 बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है, C2 माइनस सी तो कांस्टेंट ही है ना, तो यहाँ भी C1 बोल दो। तो इस फंक्शन का एफ एक्स डी एक्स फंक्शन का ये जो एंटी डेरिवेटिव का सेट है और जी एक्स फंक्शन का जो एंटी डेरिवेटिव का सेट है वो तो इक्वल आ गया ना, इक्वल बोलो या इक्विवेलेंट बोलो, इक्विवेलेंट इसलिए बोले देखने में अलग अलग लग रहा है, ये C2 माइनस सी लग रहा है, C1 लग रहा है, तो इसको हम इक्विवेलेंट बोल दिया, एक्चुअल में इक्वल ही, C2 माइनस सी, कॉन्स्टेंट को तो कुछ भी बोल सकते हैं, नाम लेने अलग करने से कॉन्स्टेंट थोड़े चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो हमें अभी क्या पता चला कि अगर कोई भी दो फंक्शन, हमारे पास कोई भी दो फंक्शन है, उन फंक्शन के इंटीग्रल का डेरिवेटिव सेम है, क्या बोला जा रहा है, उन फंक्शन के इंटीग्रल का डेरिवेटिव सेम है, तो वो क्या होगा, उस दोनों फंक्शन का जो एंटी डेरिवेटिव होगा, उन दोनों फंक्शन का जो एंटी डेरिवेटिव होगा, या फिर ऐसे बोल लें कि उन दोनों फंक्शंस के इनफाइनाइट जो एंटी डेरिवेटिव्स होंगे, या उन दोनों फंक्शंस के जो इंटीग्रल्स होंगे, इंटीग्रल्स किसे रिप्रेजेंट करता है, एंटी डेरिवेटिव को, तो एंटी डेरिवेटिव सेम होगा, मतलब सेम होने का मतलब कि इक्विवेलेंट होगा, ठीक है। या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि अगर हम लोग उसके जो कर्व्स आएंगे वो कर्व्स आइडेंटिकल होंगे, यहां से जो कर्व आएगा नहीं, इनफाइनाइट कर्व आएगा, इनफाइनाइट कर्व आएगा, ये भी हमारा क्या होगा, आइडेंटिकल होगा, ठीक है। ये हमारा हो गया बच्चों क्वेश्चन, ये प्रॉपर्टी नंबर 2। अब आते हैं प्रॉपर्टी नंबर 3 में, प्रॉपर्टी नंबर 3, ठीक है बच्चों। अब आ जाओ प्रॉपर्टी नंबर 3 में। प्रॉपर्टी नंबर 3 में क्या बोल रहा है कि इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स प्लस जी एक्स डी एक्स, इस इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स
और सुनो, अगर तुम लोगों को प्रूफ नहीं आ रहा है ना, किसी बच्चे को प्रूफ समझ में नहीं आ रहा है, पता नहीं क्या इतना हो रहा है, तो छोड़ सकते हो, प्रूफ पूछता नहीं है, बट तब भी प्रूफ हमें देखना चाहिए, उससे हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। जैसे अभी ये जो बताया, इससे जैसे बहुत कुछ हमने सीखने को मिला। जैसे इसमें क्या बोल रहा है, इसमें यही तो बोल रहा है कि अगर हमारे पास दो फंक्शन है, ठीक है, उन दोनों फंक्शन का इंटीग्रल का डेरिवेटिव सेम है। जैसे ये इंटीग्रल है ना एफ का, और ये इंटीग्रल है ना जी का, इसका डेरिवेटिव सेम है। तो जैसे ये इंटीग्रल हो गया एफ का, ये इंटीग्रल हो गया जी का, इसका अगर डेरिवेटिव इक्वल है, तो ये इंटीग्रल जिस फैमिली ऑफ, इंटीग्रल किसे रिप्रेजेंट करता है, फैमिली ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट करता है, तो ये इंटीग्रल जिस फैमिली ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट करेगा और ये इंटीग्रल जिस फैमिली ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट करेगा वो आइडेंटिकल होगा। आइडेंटिकल बोलने का मतलब क्या होगा, देखने में अलग होगा बट होगा इक्वल। मतलब क्या होगा कि ये इंटीग्रल से जो कर्व आएगा, फैमिली ऑफ कर्व आएगा, और इस इंटीग्रल से जो फैमिली ऑफ कर्व आएगा वो इक्वल ही कर्व आएगा। इक्वल कर्व बोलने का मतलब सेम ही कर्व आएगा, ये बोल रहा है। ठीक है बच्चों, अब आ जाओ प्रॉपर्टी नंबर थर्ड में। प्रॉपर्टी नंबर थर्ड क्या बोल रहा है कि इंडेफिनिट इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स प्लस जी एक्स डी एक्स, ये किसके इक्वल होगा, इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स इंटीग्रल ऑफ जी एक्स डी एक्स, ये इसके इक्वल होगा, ये प्रॉपर्टी बोल रहा है। ठीक है, एक तो ऐसे तुम सिंपल सी बात है याद रख सकते हो कि जो इंटीग्रल, जैसे डेरिवेटिव में क्या होता है कि दो फंक्शन को ऐड करके डेरिवेटिव निकालो या डेरिवेटिव निकाल के ऐड करो, बात बराबर है। इन दोनों एफ एक्स और जी एक्स के सम का इंटीग्रल निकालो या अलग अलग इंटीग्रल का सम निकालो, बात बराबर है। प्रूफ अगर देखना चाहते हो तो प्रूफ देख लो। चलो, हमें क्या पता है, डी ऑफ डी एक्स ऐसे लिख सकते हैं क्या, इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स प्लस जी एक्स डी एक्स, ये हो जाएगा एफ एक्स प्लस जी एक्स। बोला है ना, मैंने बताया कि डेरिवेटिव इंटीग्रल समझो लाइक कैंसिल हो जाएगा तो उसके बीच का फंक्शन आ जाए। कौन सा प्रॉपर्टी यूज किया, ये प्रॉपर्टी होता है ना हमारे पास, इंटीग्रल ऑफ नहीं डी डी एक्स एफ एक्स डी एक्स, ये किसके इक्वल होता है, एफ एक्स के होता है इक्वल। ये प्रॉपर्टी हमने ऑलरेडी किया है ना, यहाँ देखो ये प्रॉपर्टी, ये क्या है ना प्रॉपर्टी, ये वाला फर्स्ट प्रॉपर्टी, इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स का डेरिवेटिव एफ एक्स के इक्वल होता है, ये प्रॉपर्टी हमने यूज कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है अभी तक। ठीक है, इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन मान लिया। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं कि जो राइट हैंड साइड है ना, क्या है ये जो है, इसका हम डेरिवेटिव लेते हैं, इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल ऑफ जी एक्स डी एक्स। अब ये तो डेरिवेटिव है, तो ये दो फंक्शन लिखा हुआ है, तो डेरिवेटिव की क्या प्रॉपर्टी होती है, दोनों पे अलग अलग डेरिवेटिव लग जाएगा। ये हो जाएगा डी ऑफ डी एक्स, और यहाँ क्या हो जाएगा, इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स, और ये क्या होगा, डी ऑफ डी एक्स इंटीग्रल ऑफ जी एक्स डी एक्स, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, फिर डेरिवेटिव इंटीग्रल क्या होता है, कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये एफ एक्स प्लस जी एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब तुम 1 और 2 से देखो बिल्कुल ध्यान से। 1 और 2 में क्या है कि 1 क्या है, 1 का राइट हैंड साइड क्या एफ एक्स प्लस जी एक्स, और 2 का भी राइट हैंड साइड क्या एफ एक्स प्लस जी एक्स। इसका मतलब कि इसका लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होगा 1 और 2 का। इसका 1 का लेफ्ट हैंड साइड ये है और राइट 2 का लेफ्ट हैंड साइड ये है। इसको देखो, ये क्या बोल रहा है कि इस फंक्शन का डेरिवेटिव और इस फंक्शन का डेरिवेटिव इक्वल है, दोनों एफ एक्स प्लस जी एक्स के इक्वल है ना। इसका क्या मतलब है कि ये जो फंक्शन है ना, अभी हमने क्या पढ़ा है, अभी हमने पढ़ा था ना कि अगर किसी भी दो फंक्शन, जस्ट ये पहले वाली प्रॉपर्टी पढ़ी है हमने, जो ये प्रॉपर्टी में देखो, अभी हमने क्या पढ़ा, ये वाली प्रॉपर्टी पढ़ा है ना हमने अभी, टू इंडेफिनिट इंटीग्रल विद सेम डेरिवेटिव, दो इंडेफिनिट इंटीग्रल का अगर सेम डेरिवेटिव होगा, लेट टू द सेम फैमिली ऑफ कर्व सो दे आर इक्विवेलेंट। अगर दो इंडेफिनिट इंटीग्रल का अगर डेरिवेटिव सेम होगा तो सेम फैमिली ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट करेगा। एक्चुअली में वो दोनों डेफिनिट इंटीग्रल इक्वल हो जाएगा, वो दोनों इंडेफिनिट बोल रहा हूं, वो इंडेफिनिट इंटीग्रल इक्वल हो जाएगा। उसका ये मतलब होगा कि फिर उसके क्रॉसपॉन्डिंग फंक्शन इक्वल हो जाएगा। अगर मैं बोलूं कि दो इंडेफिनिट इंटीग्रल का
जो कर्व है, फैमिली ऑफ कर्व इक्वल है, इसका मतलब वो उन दोनों इंडेफिनिट इंटीग्रल इक्वल है। इक्विवेलेंट मैंने अभी बोला था ना, यहाँ पे अगर मैं ऐसे बोल रहा हूँ ना, अगर मैं बोल रहा हूँ कि डी ऑफ डी एक्स है हमारे पास, इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स, ये इंडेफिनिट इंटीग्रल, और डी ऑफ डी एक्स बोलूँ और ये जी एक्स डी एक्स ऐसे बोलूँ, तो इसका मतलब ये दोनों इक्वल है दोस्त, ये दोनों, ये और ये इक्वल है। इसका मतलब कि एफ एक्स डी एक्स ये हमारा इक्वल है। और दो फंक्शन का अगर एंटी डेरिवेटिव, मतलब एफ एक्स का एंटी डेरिवेटिव और जी एक्स का एंटी डेरिवेटिव अगर इक्वल है, ये क्या है, ये एंटी डेरिवेटिव ही का तो सेट है एफ एक्स के, और ये क्या है, ये जी एक्स का एंटी डेरिवेटिव का सेट है। अगर ये दोनों इक्वल है तो यहाँ से जी एक्स भी एफ एक्स के इक्वल है, ये भी बात ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि इसको देखो और इसको देखो, इस दो फंक्शन का डेरिवेटिव क्या है, सेम है। मतलब ये दो फंक्शन क्या इंटीग्रल है, तो ये इंटीग्रल भी सेम होगा। तो यहाँ से क्या होगा, फ्रॉम वन एंड टू क्या होगा, इसका इंटीग्रल क्या है, एफ एक्स प्लस जी एक्स डी एक्स किसके इक्वल हो गया, इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स के प्लस इंटीग्रल ऑफ जी एक्स डी एक्स के। और अगर प्रूफ नहीं आ रहा है समझ में, बिल्कुल छोड़ते चलो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, छोड़ते चलो। सिर्फ ये याद रखो, ये मत छोड़ देना, ये छोड़ोगे गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा बच्चों प्रूफ नंबर, प्रॉपर्टी नंबर 3। अब आते हैं प्रॉपर्टी नंबर 4 में। प्रॉपर्टी नंबर 4 में क्या है हमारे पास कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, फॉर एनी रियल नंबर के इंटीग्रल ऑफ के इंटू एफ एक्स डी एक्स, ये इक्वल होगा के इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स। ये तो बिल्कुल बच्चों वाली प्रॉपर्टी है, ये तो पढ़ा होगा शायद फिजिक्स में, कि जैसे डेरिवेटिव में भी पढ़ा होगा कि डेरिवेटिव के अंदर कांस्टेंट होता है, क्या करते हैं, डेरिवेटिव से बाहर निकाल देते हैं। जस्ट है, अगर इंटीग्रल के अंदर ये कांस्टेंट क्या है ना, तो उसको इंटीग्रल से बाहर निकाल दिया। प्रूफ देखना चाहते हो तो प्रूफ देख लो, प्रूफ देखने से कंसेप्ट तो होता ही है क्लियर, ये तो बात सही है। डी डी एक्स के इंटू एफ एक्स डी एक्स, डेरिवेटिव इंटीग्रल क्या होता है, कैंसिल हो जाएगा, ये मतलब क्या हो जाएगा, ये फंक्शन आ जाएगा, के इंटू एफ एक्स हो जाएगा। ऐसे ये प्रॉपर्टी पर है ना, इंटीग्रल ले लो का डी डी एक्स एफ एक्स डी एक्स, ये किसके इक्वल होता है, एफ एक्स के इक्वल होता है। तो यहाँ पे एफ एक्स का काम क्या कर रहा है, के एफ एक्स, तो ये हो गया, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लिया। अब हम लोग क्या करते हैं, डी डी एक्स निकालते हैं, फिर किसका निकालते हैं, डी डी एक्स निकालते हैं, के इंटू इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स का निकालते हैं। ठीक है, अब तुम ये डेरिवेटिव देखो, ये जो कांस्टेंट है ये तो इस डेरिवेटिव से बाहर आ जाएगा। ये कांस्टेंट देखो ना, ये क्या है, ये कांस्टेंट क्या होगा, इस डेरिवेटिव से बाहर आ जाएगा, तो ये के इधर हो गया, क्या हो जाएगा, डी डी एक्स हो गया, इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स हो गया। फिर वही कहानी, ये डेरिवेटिव इंटीग्रल कैंसिल, तो क्या होगा, के एफ एक्स होगा। ठीक है, अब इसको देखो, अब कहने का ये मतलब है कि ये तो हमारा एक इंटीग्रल है ना, इस इंटीग्रल का डेरिवेटिव और इस इंटीग्रल का डेरिवेटिव इक्वल है। देख लो, इसका मतलब कि ये जो इंटीग्रल है और इस इंटीग्रल, ये दोनों सेम फैमिली ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट करेगा। इसका मतलब ये दोनों इंटीग्रल इक्वल होगा। ये इस इंटीग्रल का डेरिवेटिव, ये भी के एफ एक्स के इक्वल है, इस इंटीग्रल का डेरिवेटिव के एफ एक्स के इक्वल है। इसका मतलब इन दोनों, इसके और इस इंटीग्रल का जो डेरिवेटिव इक्वल है, इसका मतलब दोनों इंटीग्रल सेम फैमिली ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट करेगा। तो इससे हमें ये इंप्लाई हो रहा है कि दोनों इंटीग्रल इक्वल होगा। तो बस हम ऐसे लिख सकते हैं, फ्रॉम 1 and 2, क्या बोलेंगे, फ्रॉम 1 and 2, 1 और 2 से हमें क्या मिल रहा है, ये दोनों इंटीग्रल सेम हो जाएगा। मीन्स क्या होगा, इंटीग्रल ऑफ के इंटू एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू के इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स। हेंस प्रूफ, बस हो गया।
ये था हमारा बच्चों प्रॉपर्टी नंबर कौन सा हो गया, 3 के बाद हो गया प्रॉपर्टी नंबर 4 हो गया। अब आ जाओ प्रॉपर्टी नंबर 5 में, लास्ट प्रॉपर्टी है। इसके बाद हम लोग एग्जाम्पल नंबर एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 1 करेंगे। अब अगर मैं तुम्हें ऐसे लिखूं, इंटीग्रल ऑफ k1 f1x प्लस k2 f2x प्लस एंड सो ऑन kn-1 f of n-1x प्लस kn fnx। ठीक है, ये इतने बड़ा ले लिया हमने इंटीग्रल dx। ये किसके इक्वल होगा, ये होगा k1 इंटू, अभी बस देखते चलो, dx प्लस k2 इंटू इंडेफिनिट इंटीग्रल ऑफ f2x dx प्लस एंड सो ऑन प्लस kn-1 fn-1 x dx प्लस kn इंडेफिनिट इंटीग्रल ऑफ fn x dx। कहने का क्या मतलब है भाई कि ये हमारा एक फंक्शन है। अभी तक हमने क्या बोला था, अभी तक हमने बोला था यहाँ पे ये वाली प्रॉपर्टी क्या था, इंटीग्रल में दो अलग अलग फंक्शन है, तो जैसे fx प्लस gx है, ये थर्ड और फोर्थ प्रॉपर्टी को मिला के हमने फिफ्थ प्रॉपर्टी बना दी। क्या है मतलब कि जैसे इसमें क्या बोला कि इंटीग्रल fx प्लस gx, तो इंटीग्रल क्या होगा, सम पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, अलग अलग इंटीग्रल हो जाएगा। सेम लाइन पे देखो, ये भी एक इंटीग्रल है ना, ये एक फंक्शन है, ये भी एक फंक्शन है, ये भी एक फंक्शन है। इंटीग्रल जो होता है दो फंक्शन के सम पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो ये भी एक फंक्शन है, ये भी, ये सब एक एक फंक्शन है। तो इंटीग्रल सब पे क्या कर लिया हमने, अलग अलग कर लिया। मतलब इसको तुम ऐसे देखो, मतलब इसका प्रूफ देखना चाहते हो तो प्रूफ क्या है इसका, प्रूफ कुछ है नहीं, देख लो प्रूफ। ये बोल रहा है ना इंटीग्रल ऑफ k1 f1x, दूसरा क्या है k2 f2x, kn fnx dx। ये कितने n फंक्शंस का सम है, तो इंटीग्रल को n फंक्शंस पे तुम डिस्ट्रीब्यूट कर दो, पहले पे कर दो, k1 f1x हो गया, dx हो जाएगा। फिर इंटीग्रल क्या हो जाएगा, k2 f2x dx हो जाएगा। ऐसे करके लिख सकते हैं ना, इंटीग्रल ऑफ kn fn x dx हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। अब फिर ये देख लो, ये तो कांस्टेंट है ना, हमने अभी इससे जस्ट पहले प्रॉपर्टी जो पढ़ा है फोर्थ प्रॉपर्टी, उसमें क्या बोला है, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, तो यहाँ से कांस्टेंट बाहर आ गया, तो हो गया इंटीग्रल ऑफ f1x dx हो गया। यहाँ से ये k2 बाहर आ गया, तो इंटीग्रल ऑफ f2x dx हो गया। ये kn बाहर आ गया, तो ये क्या हो गया, इंटीग्रल ऑफ fn dx हो गया। यहाँ से यहाँ तक आने में कौन सा प्रॉपर्टी लगाया, यहाँ से यहाँ तक आने में हमने लगाया प्रॉपर्टी नंबर आई थिंक 3, प्रॉपर्टी नंबर 3 लगाया हमने, प्रॉपर्टी नंबर 2, प्रॉपर्टी नंबर 3, ये वाली प्रॉपर्टी लगाई हमने। सॉरी, ये प्रॉपर्टी लगाई, प्रॉपर्टी नंबर 3 लगा दी। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ से यहाँ तक आने में हमने क्या लगाया, प्रॉपर्टी 3, और फिर यहाँ से यहाँ आने में क्या लगाया, प्रॉपर्टी 4, फोर्थ प्रॉपर्टी लगा दिया। फोर्थ प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, कांस्टेंट को बाहर कर दिया, प्रूफ हो गया। अब क्या है, ये तो हो गया हमारा प्रॉपर्टी नंबर 5 तक हो गया। अब उसके बाद हम लोग करेंगे एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2 और हमारा एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 4। उसके बाद क्या है, एक्सरसाइज 7.1। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि इंडेफिनिट इंटीग्रल, किसी भी फंक्शन का इंटीग्रल निकालने का वेल डिफाइंड स्टेप है। ठीक है, हम लोग इस पूरे चैप्टर में करेंगे क्या, अभी हम लोग बेसिक सीख गए, मतलब अगर तुमने फॉलो किया है ना तो अभी बेसिक तुम सीख गए। अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं कि डिफरेंट फंक्शंस होगा, उसका हमें क्या निकालना है, इंटीग्रल निकालना है। मतलब कि एंटी डेरिवेटिव का हमें
फैमिली ऑफ एंटी डेरिवेटिव। इंटीग्रल क्या होता है? फैमिली ऑफ एंटी डेरिवेटिव होता है। तो फैमिली ऑफ एंटी डेरिवेटिव निकालना है फॉर डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन। तो हम लोग क्या करेंगे, फंक्शन को पूरे चैप्टर में क्या करेंगे वो बता रहा हूँ। इंडेफिनिट में क्या करेंगे, फंक्शंस को क्लासिफाई करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को अलग करेंगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन को अलग करेंगे, रैशनल फंक्शन को अलग करेंगे, रैशनल को अलग करेंगे, फंक्शंस को क्वालिफाई करेंगे। और उसके बाद उसका एक हम लोग ये करेंगे, क्या बोलते हैं, मेथड फाइंड आउट करेंगे कि अगर फंक्शन कोई पर्टिकुलर फंक्शन, मान लो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, वो अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो उसको कैसे उसका इंटीग्रल फाइंड आउट करेंगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इंटीग्रल कैसे फाइंड आउट करेंगे, रैशनल फंक्शन होगा तो उसका इंटीग्रल कैसे, मतलब कि हम फंक्शन को कैटेगराइज करके उसका इंटीग्रल निकालेंगे पूरे इस चैप्टर में। मतलब इंडेफिनिट इंटीग्रल्स में फंक्शंस को क्लासिफाई करेंगे। हमारा जो बेसिक है क्लियर हो गया। अब फंक्शंस को क्लासिफाई करने के बाद फंक्शन का हम बताएंगे कि फंक्शन जब इस फॉर्म में होगा तो उसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे, इस फॉर्म में होगा तो उसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे। बट एग्जाम्पल नंबर 1 से लेके एग्जाम्पल नंबर 4 तक जो हमें जिस फंक्शन, ये जो फंक्शंस गिवन होगा और बोलेगा कि फाइंड द एंटी डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन बाय इंट्यूशन, इंट्यूशन से एंटी डेरिवेटिव निकालो। इंट्यूशन का मतलब क्या होगा, बाय हिट एंड ट्रायल। एक तो इंट्यूशन बोल लो या हिट एंड ट्रायल बोल लो या मेथड ऑफ इंस्पेक्शन, मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। देख लो यहां पे बच्चों क्या हो गया हमारे पास, ये प्रॉपर्टी नंबर क्या है, सम प्रॉपर्टीज ऑफ इंडेफिनिट इंटीग्रल, ये वाली प्रॉपर्टी मैंने करवा दी। देख लो ये प्रॉपर्टी करा लिया। द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशियल इंटीग्रल्स आर इनवर्स ऑफ ईच अदर, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी करा दिया। ये सेकेंड प्रॉपर्टी था, टू इंडेफिनिट इंटीग्रल विद द सेम डेरिवेटिव्स लेड टू द सेम फैमिली ऑफ कर्व सो दे आर इक्विवेलेंट। ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी हमारा ये भी करवा दिया, एफ एक्स प्लस जी एक्स डी एक्स, इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल ऑफ जी एक्स डी एक्स, सॉरी दिख नहीं रहा है, सॉरी। थर्ड प्रॉपर्टी करवा दिया। ये क्या बोल रहा है, द इक्विवेलेंस ऑफ फैमिलीज दिस एंड दिस इज कस्टमरली एक्सप्रेस्ड एज इंडेफिनिट इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू, मतलब ये क्या बोल रहा है कि अगर किसी ये फैमिली ऑफ कर्व और ये फैमिली ऑफ कर्व क्या आपस में इक्वल है ना, ये दोनों फैमिली ऑफ कर्व, अगर ये दोनों फैमिली ऑफ कर्व्स आपस में इक्वल है तो इसका मतलब क्या है कि इसके क्रॉसपॉन्डिंग जो इंटीग्रल्स होगा इस फैमिली ऑफ कर्व्स, ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, इंटीग्रल को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, फैमिली ऑफ कर्व तो इंटीग्रल को रिप्रेजेंट करता है। तो इसके क्रॉसपॉन्डिंग इंटीग्रल और इसके क्रॉसपॉन्डिंग इंटीग्रल को हम ऐसे लिखते हैं, इसके क्रॉसपॉन्डिंग इंटीग्रल है ये हो गया, इसके क्रॉसपॉन्डिंग इंटीग्रल ये हो गया, इसको हम ऐसे इक्वल करते हैं। ठीक है, विदाउट मेंशनिंग द पैरामीटर, पैरामीटर नहीं दिखाते इसमें। ये हो गया हमारा प्रॉपर्टी नंबर 3, ये भी मैंने करवा दिया। अभी दो फंक्शन का के सम का इंटीग्रल निकालो या इंटीग्रल के सम निकालो, बात बराबर है, ये भी करवा दिया। प्रॉपर्टी नंबर 4 भी करवा दिया मैंने, देख लो। ठीक है, मतलब कि कांस्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। प्रॉपर्टी नंबर 5 अभी कराया लास्ट में। अब ये आ रहा है बच्चों एग्जांपल नंबर 1, एग्जांपल नंबर 2, ये मेथड ऑफ इंस्पेक्शन से हमें सॉल्व करना है। एग्जांपल नंबर 3, 4, ये रिमार्क क्या है ये बता दूंगा मैं, क्या रिमार्क बोल रहा है। ठीक है, ये कंपैरिजन बिटवीन डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, ये भी बता दूंगा। कंपैरिजन बिटवीन डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, ये भी बताने के बाद फिर हम लोग एक्सरसाइज 7.1 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, ये तो ऐसे ही है एक्सरसाइज। इसके बाद ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हम लोग डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस को, कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं उसको हम लोग, मतलब इंपॉर्टेंट इंटीग्रल्स है वो फाइंड आउट करेंगे। फिर देखो यहाँ से फंक्शंस को कैटेगराइज करेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का क्या क्या इंटीग्रल होगा। ठीक है, ये अब नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप क्लियर होगा सब।